Good morning to all present student in the class। सभी तमाम छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से सुप्रभात। हम लोग अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस चैप्टर पर चल रहे हैं। ये रे ऑप्टिक्स का एक चैप्टर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन शुरू में बताए थे कि दो तरह के सरफेस से होता है मेनली, एक प्लेन सरफेस और दूसरा कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस में बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास सरफेस पढ़ते हैं, जिसमें रियल डेप्थ, एपरेंट शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, ये सारा चीज़ उसमें आता है। उसमें लैटरल शिफ्ट के बारे में भी पढ़ाए थे। प्लेन जब सरफेस होता है और उसमें रिफ्रैक्शन होता है, उस स्थिति में क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन पढ़ाए थे, मिरर का फॉर्मेशन पढ़ाए थे, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ाए थे। ये सारी बात हम लोग प्लेन सरफेस के लिए पढ़े थे। अब यहाँ पर कर्व सरफेस पर हम लोग चल रहे हैं और लेंस टॉपिक इसमें स्टार्ट हो गया है। लेंस में अभी तक जो हम लोग पढ़े हो वो है व्हाट इज लेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस, what are the converging and diverging lens, basic point of lens, for example focus, aperture, focal length, etc। इस सब बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजिशन, यानी डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में पढ़ा है। उसे हम लोग रे डायग्राम भी कहते हैं। तो उसमें हम लोग कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के लिए हम लोग कई रे डायग्राम पढ़े थे। तो जब हम लोग उसमें रे डायग्राम पढ़े तो रे डायग्राम के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस की ओर आता है उसी प्रकार से इमेज उसका कन्वेक्स लेंस से दूर जाता है। कन्वेक्स लेंस में मेनली जो 5 कंडीशन है उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रियल होता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस में केवल एक कंडीशन है जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल होता है। कनकेव लेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेनली कनकेव लेंस में हमेशा उसका इमेज वर्चुअल ही होता है, उसमें रियल होने की कोई संभावना नहीं होती है। अब उसका कंडीशन अगर होगा तो वैसा हो सकता है। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसी चैप्टर में कि लेंस का जो सिस्टम है वो किस तरह से फॉलो करता है, और इस पर हम लोगों ने फिर लेंस फार्मूला पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मैग्नीफिकेशन एंड टाइप ऑफ मैग्नीफिकेशन, जो कि मिरर के लिए और लेंस के लिए दोनों पर लागू होता है। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा यहाँ पर कि लेंस का जो इक्वेशन है वो कब किस कंडीशन में लागू होता है, और उसके बाद हम लोगों ने अब आज जो चलेंगे हम लोग अब अगले पॉइंट पर चलेंगे। उसके बाद उसी में कल बताए थे लेंस इक्वेशन के बारे में। अब गौर करना है। अब हम लोग आज के पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। रिलेशन between speed of object and speed of image for लेंस के लिए। मिरर के लिए पीछे पढ़ाए थे, अब लेंस के लिए समझना है। इसका हिंदी हुआ वस्तु का चाल, यानी ऐसे लिख सकते हैं लेंस के लिए वस्तु का चाल और प्रतिबिंब के चाल के बीच संबंध।
लेंस के लिए वस्तु का चाल और प्रतिबिंब के चाल के बीच संबंध। देखो भाई, गौर करना है यहाँ पर। कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर दैट इट इज ए कन्वेक्स लेंस। ये कोई भी लेंस हो सकता है। दिस लेंस मे बी प्लेनो कन्वेक्स लेंस, मे बी कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ये लेंस कोई भी लेंस हो सकता है। किसी जो इस लेंस के लिए पढ़ रहे हैं वही उस तरह का फार्मूला सब लेंस पर लागू होगा। भले प्लस माइनस साइन और रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू बदलता है, वो अलग बात है, लेकिन फार्मूला उसी तरह से लागू होगा। तो ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग मान लिए कि ये इस लेंस का पोल है और यहाँ पर हम लोग मान लिए ये जो लेंस है यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का ये हो गया डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v। यहाँ पर मान लिए इसका क्या बना, इमेज बना। इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया v, इमेज का स्पीड क्या हो गया vi। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये अगर इस तरफ आएगा तो इसके रेस्पेक्ट में वो उसी तरह से बढ़ता जाएगा। अब ये अगर इस तरफ जाएगा उसके रेस्पेक्ट में फिर उसी तरह से बढ़ता जाएगा, तो दोनों तरफ मूव कर सकता है। इसलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू u, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू v, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू vo, स्पीड ऑफ इमेज इक्वल टू vi। नोट करना है, यहाँ साइनिंग तो नहीं कर रहा है। अब ठीक है, तो गौर करना है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट vo, स्पीड ऑफ इमेज vi। इतना कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पे लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या है 1/f। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं v इन्वर्स, u इन्वर्स, f इन्वर्स हो जाएगा। इसको अब उसी तरह पहले भी कई बार डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ फोकल लेंथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बाय, पहले भी ऐसा कर चुके हैं डिफ्रेंशिएशन, बाय डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू v या u, किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 v पावर -1 इंटू हो जाएगा v के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो गया क्योंकि यहाँ एक ही फंक्शन रहा v के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा इतना माइनस u इन्वर्स, तो -1 u पावर -1 और u का v के रिस्पेक्ट में हो जाएगा du और बाय dv। देखो, और इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक बात, चूंकि यहाँ पर मामला क्या है, स्पीड का है, तो मामला किसका है, स्पीड का है। u और v क्या है, डिस्टेंस है। अगर हम प्रॉपर रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो स्पीड नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है क्या कहलाता है, स्पीड क्या है, एक तरह से वेलोसिटी के टर्म में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी।
और वेलोसिटी को स्पीड भी कहते हैं, लेकिन स्पीड को वेलोसिटी नहीं कह सकते, लेकिन वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर तब हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो गौर करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा v इनवर्स का -1 v पावर -1 और ये हो जाएगा dv और बाय dt माइनस u इनवर्स -1 u पावर -1 और ये हो जाएगा du बाय dt और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। अब आगे ध्यान देना है, यहाँ पर ये आ जाएगा -1/v², ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। और फिर इसको उधर ले गए और यहाँ पर ये उधर प्लस हो गया, ये उधर जाके फिर माइनस हो गया 1/u² और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा और vi/v², माइनस माइनस कैंसिल हो गया और इक्वल टू vo बाय कितना? u²। हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा v/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखा, ये फार्मूला भी उसी रूप में आया जैसा मिरर में पढ़ा था, लेकिन इसका रूप हम लोग दूसरे रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट करना है, उसके बाद इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं। देखो भाई, फार्मूला होता है, बट यहाँ पे लिख लेते हैं, फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v का मान कितना हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। तो अब इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर, इधर का दिख रहा है सबको? तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, u प्लस f बाय uf। तो v का मान कितना हो जाएगा? uf बाय u प्लस f। ये v का मान आ गया। अब ये v का मान यहाँ पुट करेंगे, इस v का मान यहाँ पुट करके वेलोसिटी ऑफ इमेज का फोकल लेंथ के रूप में मान आ जाएगा। नोट करना है। देख रहे हैं उधर कि वहां तक दिख रहा है? क्लियर है सबका? दिख तो रहा है? अब ये भी का मान जो है यहाँ पुट करेंगे। उधर का तो हो गया होगा, उधर का मिटाते हैं। इधर का लिख लिया है सबने, इसको मिटा रहे हैं। तो भी का मान जो है अब यहाँ पुट करेंगे। इसको ऐसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 स्पीड ऑफ इमेज vi इक्वल टू, भी का मान कितना आया है? uf बाय u प्लस f और इंटू यहाँ पे क्या है? u। यहाँ पे लिख लेते हैं u और फिर इसका पूरे का क्या है? स्क्वायर और इंटू क्या है? vu। ये वाला u जो है कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा f बाय u प्लस f होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ स्पीड ऑफ इमेज फॉर लेंस।
तो लेंस में अगर हम लोगों को ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ उस लेंस का दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ इमेज बता सकते हैं। तो ध्यान देना है, किसी भी लेंस में अगर हम लोगों को स्पीड ऑब्जेक्ट का पता हो, अगर हमें फोकल लेंथ उस लेंस का दिया हुआ हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ हो और पूछता हो स्पीड ऑफ इमेज, तो हम लोग इस फार्मूला से बता सकते हैं। तो क्या फार्मूला निकला? एफ बाई यू प्लस एफ होल स्क्वायर इंटू वी ओ, एफ बाई यू प्लस एफ होल स्क्वायर इंटू वी ओ। याद कर लेना है, एफ बाई यू प्लस एफ होल स्क्वायर इंटू वी ओ। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हम लोगों को पूछा जाएगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया रहेगा और इमेज का स्पीड पूछा जाएगा। तो क्लियर है सबका? तो ये भी ऑब्जेक्ट और स्पीड का जो मामला है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ इमेज, ये लेंस के लिए और मिरर के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेंस में भी इस तरह का फॉर्मूला यूज होता है, टर्म केवल अलग है, फोकल लेंथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो प्लस माइनस होगा, वो साइन कन्वेंशन रूल के अनुसार से थोड़ा वैल्यू बदलेगा, लेकिन फार्मूला सिद्धांत उसी तरह से चलता है। वहाँ पे परावर्तन का मामला है और यहाँ पर अपवर्तन का मामला है, तो दोनों कंडीशन लागू होता है। और अब अगला पॉइंट है न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस। लेंस के लिए न्यूटन सूत्र, न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस, लेंस के लिए न्यूटन सूत्र। देखो भाई, लेंस के लिए न्यूटन सूत्र भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेनली कंपैरिजन के लिए। इसका उपयोग ज़्यादातर कंपैरिजन में बहुत इस पर क्वेश्चन आते रहा है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, देखो भाई, तो न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस क्या है, इसके लिए पहले कंसेप्ट फॉलो करना है। क्या है कंसेप्ट? द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस from first focus and image distance from second focus is equal to the product of focal length of both side of lens।
अब इसका हिंदी लिखना है। देखो भाई, गौर करना है। कंसेप्ट क्या कहता है? मेन तो कंसेप्ट ही है फिजिक्स में, तो गौर करना है कंसेप्ट क्या है न्यूटन फार्मूला का। द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोकस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड फोकस। इसका हिंदी, पहले फोकस से वस्तु के दूरी, पहले फोकस से वस्तु के दूरी और दूसरे फोकस से प्रतिबिंब के दूरी का गुणनफल। फिर से मिलाना है, पहले फोकस से वस्तु के दूरी और दूसरे फोकस से प्रतिबिंब के दूरी का गुणनफल दोनों ओर के फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों ओर के फोकस दूरी के, यानी दोनों ओर के फोकस दूरी किसका? लेंस का। लेंस के दोनों ओर के फोकस दूरी के बराबर होता है। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस। ये कंपटीशन आईआईटी में, नीट में, एम्स में, इस सब पर क्वेश्चन बहुत बार आते रहा है। तो अब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। अब हम लोगों को पढ़ना है इसको सावधानी से। तो न्यूटन फार्मूला फॉर लेंस का हम लोगों ने अभी कंसेप्ट नोट किया था। अब इसका डायग्राम। ये रहा लेंस, ये फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां आया, एक इस फोकस से आया, इधर आया, मिला, ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, हाइट ऑफ इमेज h2, फर्स्ट फोकस f1, सेकंड फोकस f2, पोल P, दिस पॉइंट इज M and it is N। देखो भाई, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी ध्यान देना है यहाँ पर सावधानी पूर्वक, और हिंदी मीडियम वाले को भी। तो गौर करना है, डायग्राम अब हम लोगों के सामने है, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं न्यूटन ने लेंस के लिए क्या सूत्र दिए थे। पता ही होगा, न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक थे, पीछे क्लास में बताए होंगे, एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी पूरी जीवन को फिजिक्स के लिए यानी साइंस के लिए समर्पित कर दिया, और उन्होंने एक से एक रिसर्च किया, और ऐसा रिसर्च जो कि आज तक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। साइंस फिजिक्स वाजिब में क्या है, क्लासिकल फिजिक्स का निर्माण न्यूटन ने किया। फिजिक्स ऐसा नहीं कि न्यूटन के जन्म से पहले नहीं था, न्यूटन के जन्म से पहले भी फिजिक्स था, लेकिन वो फिजिक्स जो है कोई खास सिस्टम में नहीं था, अपने रूप में नहीं दुनिया जानती थी कि फिजिक्स एक्चुअली क्या दुनिया में कर सकता है। लेकिन न्यूटन ने जो क्लासिकल फिजिक्स का निर्माण किया, क्लासिकल फिजिक्स का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत से ये साबित हो गया कि वाजिब में ये पूरी दुनिया का हर सिस्टम जो है, पूरा सब कुछ फिजिक्स पर निर्भर है।
अब गौर करना है हम लोगों को कि न्यूटन ने जो ये सूत्र दिए उसको उन्होंने क्या कैसे प्रूव किया। देखो फिगर, इतना सा जो डिस्टेंस है ये x1 है, इतना सा जो डिस्टेंस है f1 है, इधर का फोकस दूरी ये x1 है, ये f1 है। इतना सा जो डिस्टेंस है f2 है ये, और इतना सा जो डिस्टेंस है x2 है। तो ये हो गया f1, ये हो गया f2। पहले फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 और दूसरे फोकस से इमेज का डिस्टेंस x2। अब हम लोगों को इसे प्रूव करना है। देखो ट्रायंगल ABF1, ABF1, ABF1 is similar NPF1, NPF1 होगा कि नहीं होगा? सिमिलर होगा ना जी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ज्योमेट्री से सिमिलर होगा। जब ये सिमिलर होगा तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगा AB बाय PN। ये हो जाएगा AB बाय PN इक्वल, ये हो जाएगा BF1 बाय PF1, AB बाय PN, फिर BF1 बाय PF1। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू लिख सकते हैं H1, इसका वैल्यू लिख सकते हैं -H2, और ये हो गया इसका वैल्यू BF1 कितना है X1 और PF1 कितना है F1। इक्वेशन नंबर हो गया 1। अब इसी तरह ये जो ट्रायंगल है ये वाला MPF2 और A'B'F2 बोथ आर सिमिलर, तो यहाँ पर MPF2 सिमिलर विथ ट्रायंगल A'B'F2 होगा। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। तो यहाँ पर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड MP बाय A'B' इक्वल होगा Pf2 बाय B'F2, ये हो जाएगा B'F2। MP का हाइट कितना होगा AB के इक्वल, ये हो गया H1। A'B' तो है, ये है -H2 नीचे है, और Pf2 का मान कितना F2, B'F2 का मान कितना X2। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग निकाल लिए इस दोनों ट्रायंगल से, समरूपता के सिद्धांत से, प्रोपोर्शनलिटी के सिद्धांत से और सिमिलरिटी के सिद्धांत से, और ये दोनों ट्रायंगल जो है ये भी सिमिलर है और इसलिए यहाँ पर भी हम लोग निकाल लिए। अब दोनों का LHS देखो इक्वल है, देखना है भाई LHS इक्वल है, तो यहाँ पे RHS भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से 1 एंड 2 इक्वेशन से देख सकते हैं यहाँ पर कि अब ये जो X1 बाय F1 है ये इक्वल हो जाएगा किसका F2 बाय X2 का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन X1 इंटू X2 इक्वल टू क्या हुआ F1 इंटू F2। तो X1 इंटू X2 का मान कितना आ गया F1 इंटू F2। इट इज न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस, यही न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस है। एक बार फिगर से लैंग्वेज को समझना है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोकस X1, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड फोकस X2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ बोथ साइड ऑफ लेंस F1 इंटू F2।
फार्मूला हो गया x1 x2 इक्वल टू f1 f2। ये सूत्र न्यूटन ने लेंस के लिए प्रूव किए थे और वही प्रूफ हम लोगों ने अभी पढ़ा, और इसीलिए इस सूत्र का नाम क्या पड़ा, न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस। इसीलिए हम लोग इसको न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस के लिए जानते हैं। अब इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, किस किस रूपों में इसको हम लोग यूज करते हैं, अब इस बात पर गौर करना है। नोट करना है इसको। अब ध्यान देना है कि जब ये न्यूटन फार्मूला हम लोग प्रूव कर लिए, तो ये फार्मूला अब हम लोगों को किस तरह से महत्वपूर्ण है, किस किस अवस्था में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, इसका कंडीशन क्या है, ये कब कब स्थिति में एप्लीकेबल है। तो अब हम लोग लिखेंगे इसके लिए रिमेंबर पॉइंट। नंबर 1, न्यूटन्स फार्मूला is useful for real image only। पहला बात याद रखना है, न्यूटन्स फार्मूला इज यूजफुल फॉर रियल इमेज ओनली। हिंदी है, न्यूटन सूत्र केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उपयोगी है। न्यूटन सूत्र केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उपयोगी है। तो ये जो सूत्र है केवल रियल इमेज के लिए एप्लीकेबल है, ये वर्चुअल पर एप्लीकेबल नहीं है, उसे भी लिख लेना है। नंबर 2, दिस फार्मूला is not useful for virtual image। देखो भाई, ये जो न्यूटन फार्मूला है, पहला बात याद रखना है केवल रियल इमेज पर लागू है। दूसरा बात याद रखना है, यह सूत्र काल्पनिक यानी आभासी, यह सूत्र आभासी प्रतिबिंब के लिए उपयोगी नहीं है। यह सूत्र आभासी प्रतिबिंब के लिए उपयोगी नहीं है। यह सूत्र आभासी प्रतिबिंब के लिए उपयोगी नहीं है। तो पहला हो गया कि न्यूटन का सूत्र वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उपयोगी है और न्यूटन का सूत्र आभासी प्रतिबिंब के लिए उपयोगी नहीं है। और अगला पॉइंट नंबर 3, रिमेंबर पॉइंट नंबर 3। नंबर 3 में है, when the object is at infinity, then the image is at focus। देखो भाई, इसका हिंदी लिख लेना है, फिर समझाते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। याद है, बताए होंगे रे डायग्राम, जब वस्तु कहाँ है,
अनंत पर, इमेज कहाँ बना, फोकस पर, वो तो रे डायग्राम हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन कह देगा कि इसको प्रूव करिए, तो क्वेश्चन अगर दे दिया कि रे डायग्राम द्वारा बताइए कि जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब फोकस पर बना, तो रे डायग्राम खींच देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दिया कि यदि वस्तु अनंत पर है और प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रूव करिए, तो प्रूव कैसे होता है, मैथमेटिकली होता है। फिगर बना देंगे तो प्रूव नहीं हो जाएगा, प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल देना पड़ेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो लेंस के फार्मूला से नहीं होगा, न्यूटन के फार्मूला से प्रूव होगा। देखो कैसे, यहां पर ये लेंस है, ये पहला फोकस है और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये दूसरा फोकस रहा और ये हुआ इमेज। ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है। When ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अनंत पर, तो यहाँ पे x1 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है, x1 का मान क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे टेंस देना जरूरी है, समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो गया, तो यहाँ से x1 का डिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी। देयरफॉर यहाँ x1 इंटू x2 इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, f1 इंटू f2। x1 इंटू x2 इक्वल टू होता है f1 इंटू f2। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अब इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस क्या है, x2। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर x2 निकालेंगे, तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, f1 बाय f2 और बाय कितना, x1। तो x2 इक्वल टू f1 बाय f2। x1 का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। मैथ क्या कहता है, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0। तो इमेज कहाँ बना, x2 का मान क्या आ गया, 0। तो x2 यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से f2 से यहाँ तक ना x2 है जी। तो यहाँ से x2 का मान जब 0 हो गया, तो ये कहाँ चला गया, फोकस पर। x2 का मान 0 का मतलब है कि यहाँ तक का डिस्टेंस ना x2 है, x2 0 हो गया, इसका मतलब ये इमेज कहाँ चला गया, फोकस पर। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पर, तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर गया तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। x2 0 होने का मतलब है कि इमेज कहाँ जा रहा है, उसका फोकस पर जा रहा है। समझ में आ रहा है, कंडीशन है बाबू, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसलिए माइंड एकदम स्थिर रखना है और किसी बातों पे ध्यान नहीं देना है, गौर करना है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और इसका रे डायग्राम पीछे पढ़ाए हैं, तो रे डायग्राम पीछे पढ़ाए हैं, तो वो डायग्राम जब पूछेगा एग्जाम में तब वैसे बनाएंगे। कहेगा प्रूव करिए, तो प्रूव ऐसे करेंगे। क्लियर है। अब अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है अब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन द इमेज मस्ट बी एट इन्फिनिटी। याद होगा रे डायग्राम में ये भी पढ़ाए थे। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन द इमेज मस्ट बी एट इन्फिनिटी। हिंदी है, जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है।
देखो भाई, जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसे? अगर रे डायग्राम फिर बनाने कहेगा तो रे डायग्राम जैसे पीछे बताए हैं, रे डायग्राम इसका बना देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया कि इसको प्रूव करिए, तो फिर प्रूव करने के लिए न्यूटन्स फार्मूला ही काम देगा, दूसरा काम नहीं देगा। तो यहाँ पर गौर करना है। इस जगह यहाँ पे हम लोग फिर से लिख सकते हैं कि x1 इंटू x2 इक्वल टू f1 इंटू f2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस पर है। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पर आ गया, बट ऑब्जेक्ट जब फोकस पर आ गया, x1 का मान क्या आ गया? 0। यहाँ फिगर बना हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट और f1 के बीच का दूरी है x1। ऑब्जेक्ट और f1 के बीच का दूरी x1 है। यदि ऑब्जेक्ट f1 पर आ गया तो x1 क्या हो गया? 0 हो गया। यदि ऑब्जेक्ट f1 पर आ गया, फोकस पर आ गया, तो ये x1 क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 का मान क्या हो गया? 0। x1 का मान 0 इसमें पुट करते हैं। देयरफॉर x2 इक्वल टू f1 बाय f2 और f1 इंटू f2 बाय x1। तो यहाँ पे हो गया f1 बाय f1 इंटू f2 और बाय x1 का वैल्यू कितना? 0। एक बार फिर से समझ लेना, x1 0 कैसे हुआ। यहाँ पर x1 ऑब्जेक्ट और पहले फोकस के बीच का दूरी है। कंडीशन है ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट जब ये फोकस पर आ जाएगा तो x1 का मान 0 हो जाएगा। तो x1 का मान 0 कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं x2 का मान क्या हो गया? इन्फिनिटी। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो इमेज अब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। इससे हम लोग देख सकते हैं कि न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल से साबित हो जाता है कि न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सहायता से जो हम लोग रे डायग्राम पढ़े थे वो उसको प्रूव कर सकते हैं। इस तरह तो इसको प्रूव कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं इस फार्मूला से कि अगर ऑब्जेक्ट को हम अनंत पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? उसका x2 0 आ गया। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इमेज कहाँ बन गया? एट फोकस। ये कहाँ बन गया? एट फोकस। और ये इमेज कहाँ बन गया? एट इन्फिनिटी। इमेज एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एट फोकस बन रहा इमेज। ये ऐसे पूरा करके लिख देते हैं बढ़िया से। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, x2 0 का मतलब है कि इमेज इज एट फोकस, और इसका मतलब हुआ कि इमेज इज एट इन्फिनिटी। इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट अभी क्लास में सिंसेरिली ध्यान देकर पढ़ रहा होगा, उसको न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस कितना इम्पॉर्टेंट है ये अंदाज़ा लग रहा होगा। और न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें हम लोग डायग्राम द्वारा रे डायग्राम में दिखाते हैं, उस चीज़ों को हम इस तरह से इस फार्मूला से प्रूव कर सकते हैं। अब आगे नंबर है 5। Point number 5. If focal length is equal for both sides of a lens, then देखो भाई, इसका मतलब हुआ कि यदि लेंस के दोनों ओर का फोकस दूरी समान हो,
तो यदि लेंस के दोनों ओर का फोकस दूरी समान हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो गौर करना है। तो फोकस दूरी अगर समान हो जाता है ऐसे कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला डिराइव होगा, इस पर गौर करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सिंस यहाँ जो है F1 और F2 कंडीशन से क्या है, इक्वल है, तो हम लोग अभी प्रूव किए हैं x1 x2 इक्वल टू F1 F2। अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे लिखते हैं इफ, सिंस यानी इफ, यदि इक्वल है, मान लिए कितना f क्या हुआ, लेट F1 F2 इक्वल टू f, लेट, तो यहाँ पे और x1 x2 f इंटू f, देयरफॉर x1 x2 इक्वल टू f स्क्वायर, देयरफॉर फोकल लेंथ का मान हो जाएगा f इक्वल टू रूट अंडर x1 इंटू x2। दिस फार्मूला इज ऑल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ when the object distance and image distance are given from the first focus and second focus। यदि पहले फोकस से वस्तु का दूरी, दूसरे फोकस से प्रतिबिंब का दूरी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया हुआ हो, हम फोकल लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार फिर से सुनना है, यदि किसी लेंस में फोकल लेंथ एक लेंस के लिए तो इक्वली होता है, F1 F2 तो दोनों साइड का लेकर के निकाल रहे हैं। अगर किसी लेंस में उसके पहले फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता हो, दूसरे फोकस से इमेज का डिस्टेंस पता हो, तो हम लोग इस फार्मूला से उस लेंस का फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ठीक से याद रखना है। तो ये था न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका हम लोग किस किस तरह से यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है, रिमेंबर पॉइंट में हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो ये सब लेंस टॉपिक से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेंस टॉपिक में इस सब बात को बहुत चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत तरह का न्यूमेरिकल इस पर आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पर उठता है, बहुत तरह का सवाल इस पर बनता है, इसलिए ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है लेंस चैप्टर से। आगे है अब नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। लेंस द्वारा अपवर्तन। लेंस द्वारा अपवर्तन, देखो भाई, ये जो पॉइंट अब सामने है ये बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने के लिए 5 मार्क्स में आता है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आता है कैसे, ध्यान देना है। सो दैट for a lens mu2 by v minus mu1 by u mu2 minus mu1 by r VVI बोर्ड के लिए है, ये प्रूव करने के लिए आता है। क्वेश्चन बैंक अगर किसी के पास होगा तो उसमें देखना है, ये कई बार कई साल प्रूव करने के लिए आते ही रहता है, अक्सर आते रहता है। 5 मार्क्स में आता है, 5 नंबर में ये प्रूव करने के लिए आता है। तो अब ज़रूरत है इसको प्रूव करने का। इसको प्रूव करने के लिए अब हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। लेकिन प्रश्न है कि कौन से लेंस में आएगा एग्ज़ाम में। तो देखो, एग्ज़ाम में कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस दोनों में किसी के लिए पूछ सकता है।
तो पढ़ना तो तब तो दोनों के लिए पड़ेगा, कन्वेक्स के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और कनकेव के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, तो दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग 1 बाय 1 दोनों लेंस के लिए चलेंगे। देखो भाई, तो गौर करना है इसमें। सबसे पहले ए नंबर फॉर कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के लिए इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो कन्वेक्स लेंस के लिए इसको हम लोग प्रूव करेंगे सबसे पहले, फिर कनकेव लेंस के लिए भी करेंगे। तो देखो कन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए है, फिगर एकदम साफ सुथरा बनाना है। ये रहा लेंस। देखो भाई, ऑब्जेक्ट मेनली हम लोग 3 तरह का लेते हैं। कौन कौन? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि अक्सर प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। दूसरा साइज ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका कुछ हाइट होता है, साइज ऑब्जेक्ट हुआ। और तीसरा इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट लाते हैं, जब वस्तु इन्फिनिटी पे होता है तो पैरेलल लाइट लेते हैं लेंस पर या मिरर पर। तो 3 तरह का ऑब्जेक्ट हुआ, एक हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा हुआ साइज ऑब्जेक्ट, तीसरा हुआ इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट। तो बेसिक थ्योरी में कहीं भी अगर हम लोग बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट चुनते हैं। तो यहाँ पर कैसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान देना है, यहाँ से लाइट इस पर आया, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया, तो क्या हुआ? रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लेंस द्वारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो लेंस द्वारा जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो गौर करना है, लेंस द्वारा जो रिफ्रैक्शन होगा तभी ये फार्मूला डिराइव होगा। जब भी कभी किसी लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो यही फार्मूला उसमें आएगा। किसी लेंस से, टोटल 8 टाइप का लेंस है, तो सभी लेंस में ये फार्मूला रिफ्रैक्शन के कारण लागू होगा। तो अब हम लोग मेन कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस होता है, तो दोनों लेंस में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो पहले किस पे चल रहे हैं? कन्वेक्स लेंस पर। डायग्राम सामने है। अब ध्यान देना है इस पर। ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्रैक्शन हुआ। जहां पर ये हुआ, दिस पॉइंट इज M एंड इट इज P। यहां से नॉर्मल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो ये हो गया C। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना I, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ R, और ये एंगल हो गया थीटा। ठीक, क्लियर है? यहां इसका इमेज बना, ये हो गया I। तो देखो भाई, इस सब थ्योरी में फिगर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप फिगर ठीक से नहीं बनाएंगे तो आपका थ्योरी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका प्रूफ जो है, फिजिक्स किस पे चलता है? प्रूफ पर चलता है। जितने सारे वैज्ञानिक हैं, न्यूटन है, आइंस्टीन है, गैलीलियो है, आर्किमिडीज है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, सभी ने फिजिक्स में क्या दिया? प्रूफ दिया। न्यूमेरिकल किसी ने नहीं दिया, सभी ने सिस्टम का प्रूफ दिया। ये प्रूफ जो दिया, फार्मूला जो आया, उसी पर कंपैरिजन न्यूमेरिकल पूछ देता है। तो न्यूमेरिकल तो अल्टरनेटिव मैटर है, दूसरा मैटर है। तो मैन तो फिजिक्स का जो सिद्धांत है, प्रूफ, ये मैन फिजिक्स है। इट इज़ द ओरिजिनल रियल फिजिक्स। इसी को तो रियल फिजिक्स कहते हैं। जिससे हम लोग कि पंखा कैसे घूमता है, उसका क्या सिद्धांत है, टीवी कैसे चलता है, उसका क्या सिद्धांत है, तो इसका हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं, वो फिजिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग अब इसका डायग्राम बना लिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इतना सा जो ये डिस्टेंस है, ये u है, इतना सा जो ये डिस्टेंस है, ये r है, और इतना सा जो ये डिस्टेंस है, ये v है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक u, यहाँ से इतना सा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और ये हो गया इमेज डिस्टेंस। ये एंगल थीटा है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल नियम पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन का नियम पढ़ाए थे। द इंसिडेंट रे
रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी इन द सेम प्लेन। याद है ना, तो वही हो रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल भी होगा वहां पर। ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, मिरर के लिए भी और लेंस में भी। मिरर में भी पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं तो यहाँ पर ये हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया, थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इज द एंगल ऑफ नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, बट दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट एम। यहाँ एम पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इसका बना हुआ एंगल कितना है, थीटा है। तो इसको हम लोग, ये एक लॉन्ग थ्योरी है, इसको प्रूव करने के लिए समय लगेगा, और आज समय लगभग पूरा हो रहा है। थोड़ा सा समय है, लेकिन थोड़े से समय में ये पूरा प्रूव नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको प्रूव हम कल करेंगे। इसका फिगर सब स्टूडेंट बढ़िया से बना लें, सभी विद्यार्थी इसका फिगर बढ़िया से बना लें। इसको प्रूव अगले क्लास में करेंगे, इसलिए क्योंकि आज समय इसको प्रूव करने के लिए काफ़ी इसमें लगता है, वो समय नहीं है, इसलिए इसको अगले क्लास में इसको हम लोग प्रूव करेंगे। अगले क्लास में कन्वेक्स लेंस के लिए प्रूव करेंगे, कनकेव लेंस के लिए भी प्रूव करेंगे, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बेबी आई है एग्जामिनेशन के लिए, कई बार क्वेश्चन ये आते रहता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, फिर अगले क्लास में बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।